बीच आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन में भी आरआईएल लगातार फोकस में बना हुआ है। फेसबुक डील के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स में एक और बड़ा निवेश हुआ है। हफ्ते भर के अंदर जियो में एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया है। टेक इन्वेस्टर सिल्वर लेक ने जियो में 5,656 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, पहले फेसबुक की डील और अब सिल्वर लेक्स का निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर, डिटेल्स हमें बताइए। देखिए, लास्ट डील 22 अप्रैल 2020 को फेसबुक वाली डील हुई थी और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद दुनिया की सबसे बड़ी टेक इन्वेस्टर जो है सिल्वर लेक पार्टनर्स, उसने आरआईएल के जियो प्लेटफॉर्म पे करीब 1.1% स्टेक खरीदा है। 5600 करोड़ रुपए, अगर इसको प्रिसाइजली बोला जाए तो 1.15% स्टेक खरीदा गया है। 5656 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। इस पूरे सौदे के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो वैल्यू बैठती है वो पिछली डील से रफली 12.5% प्रीमियम पर बैठती है। यानी कि जहां फेसबुक ने स्टेक खरीदा था उससे 12.5% प्रीमियम पर सिल्वर लेक ने यहां पर स्टेक खरीदा है। और क्रूशल चीज ये है कि इस जंक्चर पे, जबकि मार्केट सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है, वहां पर भी लगातार जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग देखी जा रही है। इनफैक्ट इसके 2-3 पहलू हैं। पहला, जो कंपनी का एक प्लान था अपने आप को डेट फ्री करने का, उसी को बिफोर टाइमलाइन कंपनी एग्जीक्यूट कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा, एक हाई डिमांड देखी जा रही है जो भी टेक्नोलॉजिकल सर्कल्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रांग प्रोडक्ट की। इसके अलावा एक और आउटलुक भी आया है मूडीज का इस पूरी ही डील को लेकर भी। उन्होंने भी ये साफ कहा है कि इस पूरे इनिशिएटिव से करीब 13.6 बिलियन डॉलर के आसपास का डेट रिड्यूस होगा, जो कि कुल डेट जो है 21.4 बिलियन डॉलर के कंपैरिजन में हाफ से ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कंपनी जो है वो समय से पहले, यानी शेड्यूल से पहले डेट फ्री होते हुए दिखाई पड़ेगी और सिचुएशन कंपनी की और ज़्यादा बेटर पॉइस दिखाई पड़ रही है इस पूरे ही घटनाक्रम के बाद। और हाल में जो कंपनी ने कदम उठाए हैं, चाहे वो राइट इशू हो, फेसबुक डील हो या फिर ये हो, ये सब सही दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में इसका एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है तमाम सेक्टर के अंदर भी और इंडिविजुअल कंपनी की भी। राइट, तो ये एक बड़ा निवेश रिलायंस में जियो प्लेटफॉर्म्स में आता हुआ, और जो डेट फ्री होने का पूरा मैप बताया यहाँ पर सुमित ने, वो भी होता हुआ हम देखेंगे। इधर मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा के मुताबिक लॉकडाउन में सिल्वर लेक और जियो की डील रिलायंस के लिए फायदेमंद है और आगे इस तरह का निवेश और भी भारत में आता हुआ दिखाई देगा। बहुत जबरदस्त री रेटिंग है और आप ओवरऑल देखिए $3 ट्रिलियन पी फंड्स के पास है। पहले भी मैं कह चुका हूं स्लो डाउन में क्या होता है, हमने 97 में भी देखा, एशियाई कंपनियां विदेशी निवेशक आके खरीद रहे थे। भारत में और आएगा, तो रिलायंस ने ये राह दिखाई है। ओवरऑल रिलायंस अब रिटेल कंपनी और डिजिटल कंपनी की तरह वैल्यू करनी चाहिए, केवल पेटकेम या रिफाइनिंग नहीं। राइट, तो चलिए, ये हो गई आज की सबसे बड़ी खबर जिसने मार्केट में भी अपना असर दिखाया। तो देख लेते हैं कि मार्केट आज के कैसे रहे। आज से मई सीरीज की शुरुआत हो गई है। हालांकि पहला सेशन काफी कमजोरी वाला रहा। निफ्टी 0.6% की गिरावट लेकर 9,300 के नीचे बंद हुआ है। आज बैंक शेयरों में बिकवाली ज्यादा रही और यहां तकरीबन 1,800 अंकों का नुकसान हुआ। आज के कारोबार का पूरा अपडेट देने के लिए सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। तो सुमित, अब अगर हम बात करें मार्केट की, तो आज क्या हाईलाइट्स रहे? देखिए, आज मई के सत्र की शुरुआत हो रही है। पहला कारोबारी सत्र था मई का और एक वीकनेस भरा सत्र रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोर संकेत, क्योंकि एक दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद मार्केट्स खुल रहे हैं, तो उसका भी इंपैक्ट भारतीय बाजारों में रहा। घरेलू फ्रंट पे भी कई सारे नेगेटिव ट्रिगर्स थे, जैसे कि एचयूएल के नंबर्स हुए या फिर ऑटो सेल्स के नंबर्स हुए। तो इस तरह के आंकड़ों के बीच भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई और एक कमजोर सत्र यहाँ पर देखने को मिला। सबसे ज्यादा जो कार्नेज रहा वो रहा मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो, मेटल, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर आज तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स के बाद एचयूएल में भी वीकनेस रही, एक समय में 5% तक की गिरावट, लेकिन वहां से पुल बैक के बाद 2-2.5% नीचे ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा आज। लेकिन सेलेक्टिव बाइंग थी आज लिकर स्टॉक्स पे। आज सुबह सीएनबीसी आवाज पे खरीदारी की राय भी दी गई थी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पे, चाहे वो घरेलू फ्रंट पर हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हो, सब में एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। फर्टिलाइजर कंपनीज में, सिलेक्टिव पीएसयूज में जहां पर बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक वीक साइड पे सेशन था और 2000 अंकों के आसपास की गिरावट सेंसेक्स में, जो कि एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिली।
राइट सुमित, तो ये एक ओवरऑल आपने व्यू दिया। अब आप ये बताइए कि वो शेयर्स और सेक्टर्स क्या रहे जहां पर हलचल काफी ज्यादा थी। देखिए, पहले निफ्टी कुछ बढ़ने वाले शेयरों के साथ बात करते हैं। आज वैसे तो बहुत कम नाम थे, लेकिन जो भी थे उसमें भारती, सिप्ला और सन फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल स्पेस की दो कंपनीज जो कि आज तेजी में थे, और भारतीय एयरटेल में भी आज खरीदारी देखने को मिली। बिकवाली रही आज हिंडाल्को में, आईसीआईसीआई बैंक में, वेदांता में और बजाज फाइनेंस में, जहां पर एक जोरदार प्रेशर रहा। 10% तक की गिरावट भी सभी शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्पेस के गेनर्स में टॉप नाम रहा बीएचईएल का, खबर भी आई उसका भी इंपैक्ट रहा और एक ब्लॉक डील का भी असर था। टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर और ग्लेनमार्क, कुछ और ऐसे नाम थे जो कि आज के सत्र में एक अच्छी तेजी दिखा के कामकाज करते हुए बंद हुए। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में भारत फोर्ज 10% से ज्यादा की बिकवाली, जेएसपीएल 10% नीचे, फेडरल बैंक, मन्नापुरम, कुछ और ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली रही। एफएनओ गेनर्स में भी बीएचईएल सबसे ऊपर शुमार था। इसके अलावा सिप्ला, औरबिंदो फार्मा और यूनाइटेड ब्रिवरीज एक लंबे अंतराल के बाद यहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ लूजर्स में भारत फोर्ज, मदरसन, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग और हिंडाल्को जहां पर तेज प्रेशर रहा। आज मेजर कल्प्रिट जो थे वो था बैंकिंग और एनबीएफसी। बैंकिंग से आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई, कोटक और पीएनबी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली रही। और एनबीएफसी स्पेस से एम&एम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ईडलवाइस, बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो, कुछ और ऐसे शेयर थे जहां पर तेज बिकवाली रही, जिसमें भारत फोर्ज, मदरसन, टाटा मोटर्स और मारुति जो कि करीब करीब 4000 के लेवल्स की तरफ दोबारा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज खरीदारी रही लिकर स्पेस में, जिसमें रेडिको, यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। और फार्मास्यूटिकल स्पेस से मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक एस्ट्राजेनेका, डोमेस्टिक कंपनी जैसे औरबिंदो फार्मा, सनोफी या फिर सिप्ला जैसी कंपनियों में खरीदारी रही। हालांकि सनोफी मल्टीनेशनल, एक अच्छी तेजी दोनों ही तरह की कंपनीज के अंदर आज देखने को मिली। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। ऑलराइट, और अब मार्केट के बाद बात करेंगे लॉकडाउन 3.0 की। लॉकडाउन का फेज 3 आज से शुरू हो गया है। अधिकांश राज्यों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से छूट भी दे दी है। इस छूट की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं शराब की दुकानों ने, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ी। आलम यह रहा कि कई जगह दुकानें बंद करनी पड़ी। उधर गाइडलाइंस के मुताबिक फैक्ट्री और प्राइवेट ऑफिस खोलने की छूट तो मिली, लेकिन पूरी तरह से रौनक नहीं लौटी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, लॉकडाउन 3 का फेज 3 का आज पहला दिन, जैसा हमने कहा, ये विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो शराब की दुकानों के हैं, लंबी कतारें वहां देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा कैसा रहा अब तक का पहला दिन? देखिए, मुझे लगता है कि फेज 3 का पहला दिन देख के ऐसा मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी अब इस बात को लेकर सहमत है कि कोरोना के साथ हमें जीना होगा। बहुत दिन तक हम लॉकडाउन में नहीं रह सकते। यही वजह है कि कमोबेश हर राज्य सरकारों ने कमोबेश पूरी गाइडलाइन को, केंद्र सरकार की गाइडलाइन को हूबहू अपने यहां लागू किया। कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल ने अपने सारे ऑरेंज जोन को रेड जोन में तब्दील करने का फैसला ले लिया। बिहार सरकार ने सारे ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में तब्दील करने का फैसला ले लिया। लेकिन बाकी राज्यों, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र सरकारी गाइडलाइन का हूबहू पालन यहां पर किया। तो ये हमने देखा यहां पे। लेकिन इस बीच अब लोगों की चहल पहल देखें तो मुझे लगता है, जैसा कि आपने कहा, सबसे ज्यादा शराब की दुकानों ने सुर्खियां बटोरी। यहां तक कि दुकान खोलने से पहले लंबी लंबी कतारें दिखने लग गई। हालात यहां तक आ गए कि कई राज्य में स्थानीय प्रशासन को शराब की दुकानों को बंद कराने तक की नौबत आ पड़ी। तो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर धज्जियां उड़ती हुई दिखी। इसलिए अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा फैसला सरकार ने क्यों लिया। लेकिन दूसरा पहलू, जहां फैक्ट्री और प्राइवेट ऑफिस खोलने की इजाजत आज से मिल गई थी, यहां तक कि ग्रेड जोन में भी, तो वहां पे चहल पहल उतनी नहीं दिखी। फैक्ट्री में दिक्कत यह थी कि उनको परमिशन लेना था स्थानीय प्रशासन से, वो परमिशन अभी तक नहीं मिली। साथ ही साथ उनके यहां कामगार या फिर कर्मचारी थे, उतनी संख्या में नहीं आ पाए। प्राइवेट ऑफिस में दिक्कत यह थी कि लोगों के आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हुई। मिसाल के तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पे नोएडा और गुड़गांव ऐसी जगह जहां पे उसमें एंटर करने के लिए आपको पास की जरूरत पड़ती है। अब लोगों को यह लगा कि एक बार हम नोएडा गुड़गांव चले गए दिल्ली, फिर वापस आएंगे तो पास मिलेगा नहीं, तो इन लोगों ने दिल्ली आया नहीं। जिनको दिल्ली से जाना था नोएडा गुड़गांव, जिनके पास पास नहीं था, वो वहां पे नहीं जा पाए। इस तरह से स्थानीय स्तर पे कुछ कंफ्यूजन की वजह से अभी अफरा तफरी का माहौल रहा। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चहल पहल आपको सड़कों पर देखने को मिल रही है।
जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये था आज का पहला दिन लॉकडाउन फेज 3 का। कैसा रहा वो बता रहे थे लक्ष्मण रॉय। और आने वाले वक्त में हमें देखना होगा कि जो रियायतें दी गई हैं उनके बीच में जो कोरोना जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, जिस महामारी का, उसके क्या हालात निकलते हैं। तो इधर लॉकडाउन 3.0 में या तीसरे फेज में रियायत की खबरों के बीच कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या देश में 42,000 के पार चली गई है। 1,373 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 13,000 पॉजिटिव हैं, तो उसके बाद गुजरात में 5,428 और फिर दिल्ली में 5,549 कोरोना के कुल मामले हैं। हालांकि आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि सरकार ने कोरोना को तीसरे स्टेज में पहुंचने से पहले रोक दिया है। लेकिन अभी के ताज़ा हालात पर हम और बातचीत करेंगे। हमारे कई संवाददाता हमारे साथ हैं, पूरी टीम हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम दीपाली के पास जाते हैं। दीपाली, चिंता की बात यह है कि आप फेज 3 में आ गए हैं, कई रियायतें मिल गई हैं, कई दुकानें और शॉप्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है, दफ्तर फैक्ट्रीज के लिए भी। लेकिन तेज़ी से पिछले 24 घंटे में मामले भी बढ़े हैं। बिल्कुल विपिन जी, जिस तरह से आज से लॉकडाउन में ढील दी गई है, हम देख रहे हैं सड़कों पर काफी रश है। आपको लगेगा कि लॉकडाउन नहीं बल्कि ये कोई आम दिनों की तरह ही यातायात दिखाई दे रहा है। अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो राजधानी दिल्ली में मैं आपको बताऊं, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं शराब की दुकानों के बाहर। और उसके अलावा जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहां पर जितनी भी दुकानें हैं वहां पर भी लोग आ रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। लोग अपने चेहरा ढके बिना ही दुकानों पर जा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं कि एक अगर आप 2 व्हीलर पर जा रहे हैं तो उस पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, वो बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। कारें भी दिखाई दे रही है। तो चिंता की बात यह है कि अब तक जो सरकार ने इतनी सख्ती करके नंबर्स पर काबू पाया है, क्या आगे किस तरह की स्थिति रहेगी, इस पर काफी चिंता व्यक्त की जा रही है। अगर मैं आपको टोटल नंबर बताऊं तो इस वक्त 42,000 से पार जा चुका है कोरोना के मामले देश भर में और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। 11,706 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। दिल्ली के बारे में मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगी कि दिल्ली में जो कापसहेड़ा इलाका है, यहां पर एक ही बिल्डिंग में से 56 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि काफी चिंता की बात है कि एक ही बिल्डिंग में ये सभी लोग साथ में रह रहे थे। और वहीं अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो दिल्ली सरकार ने यहां पर ढील दी है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो गैर जरूरी आइटम्स है उनकी खरीदारी के लिए भी लोग जा सकेंगे। जो रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुल सकेंगी। अगर हम दफ्तरों की बात करें तो जो जरूरी सामान से जुड़े हुए दफ्तर है वहां पे 100% स्टाफ रहेगा। प्राइवेट दफ्तर भी दिल्ली में खोल दिए गए हैं, जहां पर जो वर्क फोर्स की स्ट्रेंथ है उसको 30% रखा गया है। लेकिन वही चिंता की बात यही है कि जिस तरह से हम लगातार इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी दिल्ली से आ रहे हैं, यहां तक कि देश भर से इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जहां पर लॉकडाउन के जो सबसे बड़ा नियम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। जी, तो ये कुछ समस्याएं हैं जो आ गई हैं। चिंता है कि नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और अब ढील भी दे दी गई है। तो इस बीच हमें कैसे आगे बढ़ना है, वही अब सबसे बड़ा सवाल होगा। अगला अपडेट लेते हैं महाराष्ट्र से, जहां मुंबई से विवेक हमारे साथ हैं। तो विवेक, सबसे ज़्यादा चिंता अभी भी महाराष्ट्र से ही बनी हुई है। नंबर यहाँ का अब भी सबसे ज़्यादा है और ख़ासतौर पर मुंबई में हालात सामान्य नहीं है, खराब ही कहे जाएंगे। बिल्कुल सही कहा विपिन, आपने देखे पूरे महाराष्ट्र में लगभग 13,000 पूरा मामला पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव का। 550 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी ये आंकड़ा 9,000 के आसपास पहुंच चुका है और 350 लोगों की मुंबई में मौत हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो कोरोना वायरस है लगातार फैलता जा रहा है और नंबर 1 हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरे देश में। लेकिन वहीं उस तरफ देखा जाए कि जो लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया था, अब लेकिन लॉकडाउन 3 का ये पहला दिन है, तो लोगों को समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए विपिन, ये लोगों को बेहद समझना जरूरी कि जो देश की इकोनॉमी को भी देख के ही सरकार ने फैसला लिया था कि कुछ रियायतें ज़रूर दी जाएंगी, जिसमें से लेकर और कुछ जो चुनिंदा चीज़ें उन्हें आज खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इन अनुमति के बाद बाकायदा गाइडलाइन तैयार की गई थी कि दुकान में से 5 लोग मौजूद होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा। हाँ, कोई भी जो लोग
लोग हैं वो शराब खरीद के सड़क पे नहीं पियेंगे, सीधे घर जाके पियेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग पिछले 2 लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो कर रहे थे, उनका सब्र आज लॉकडाउन 3 के पहले राउंड में ही टूट गया और पूरे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए शराब की दुकानों में पहुंच गए। दिल्ली, मुंबई और कई ऐसे शहर है जहां पर सैकड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोग, इतनी बड़ी लापरवाही लोगों ने की, जिसकी वजह से मुंबई एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुंबई में जितनी शराब की दुकानें उन्हें वापस बंद करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 20,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ लीकर का। तो लोगों को ये बेहद समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक के लिए ये रेवेन्यू आना उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों को समझा रही है कि आप लीकर शॉप में जाइए, लीकर खरीद लीजिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन और जो रूल्स जो बनाए गए उसको फॉलो करें। उसको ना फॉलो करने की वजह से एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुंबई के कई इलाकों में है उनकी शराब की दुकान बंद कर दी है। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर उन भीड़ में से जो सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो रही है, उनमें से किसी को भी एक कोरोना मरीज अगर मिलता है तो वो शराब के लालच में कितने लोगों को कोरोना फैलाएगा। तो एक सेल्फ कॉल होता है विपिन के लोग अपने आप में समझना चाहिए, अपने आप का कॉल होता है कि इस बीमारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। राइट, बिल्कुल। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें, मनीष हमारे साथ है, तो गुजरात को मनीष ये एडवांटेज है कि वहां पर लिकर जो है उस शराबबंदी है, तो वो समस्या शायद गुजरात में फेस करने को नहीं हुई होगी, आज देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन फिर भी नंबर्स गुजरात के भी चिंता जाहिर करते हैं। आपकी बात सही है, ये ड्राई स्टेट है, यहाँ पर लिकर प्रोहिबिटेड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हेल्थ परमिट वाले वाइन शॉप है उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मिल चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। साथ ही पान मसाला गुटखा की जो बिक्री है वो कोई भी जोन में नहीं खुल पाएगी, मतलब रेड जोन जहां पे है, जहां छुट्टी मिली थी, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट जैसे शहर है, वहां पर इसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही पूरे राज्य भर में सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक आप जीवन जरूरी चीज के लिए बाहर निकल सकते हैं। रात के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये राज्य सरकार ने इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, गुजरात दूसरे नंबर पे है, करीब 5,428 केसेस कल शाम तक दर्ज हो चुके हैं। अहमदाबाद अकेले की बात करें तो 3,817 केसेस यहां पर दर्ज हुए हैं। हालांकि 1,050 के आसपास के लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं, लेकिन मौत भी उतनी भारी मात्रा में हुई है, 290 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। तो इसके लेके सरकार, जो राज्य सरकार है, वो काफी चिंतित है और अहमदाबाद जैसे शहर में जिस तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, किसी तरह की डील देने के मूड में सरकार नहीं है। और रेड जोन, खासकर जहां पर ऑफिस खोलने की भी छुट्टी दी गई थी, वहां ऑफिस भी आज खोलने नहीं दिए गए। जी, बहुत शुक्रिया मनीष, विवेक और दीपाली आपका। तो आज पहला दिन था, साथ में लक्ष्मण जी ने हमें बताया शुरुआती डिटेल में कि कैसा रहा, और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स थे जो हमारे तीनों साथियों ने, हमारे सहयोगियों ने हमें बताया कि अहमदाबाद, गुजरात में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में, यहाँ पर हालात जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज हैं हिंदुस्तान के अंदर, आज लॉकडाउन फेज 3 के पहले दिन, जबकि बहुत तरह की अलग अलग छूट दी गई है, कैसे थे। लेकिन अब छूट तो दे दी गई है, कई छूट के साथ लॉकडाउन का पार्ट 3 आज से शुरू भी हो गया है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। लॉकडाउन 3, कितनी राहत, कितनी आफत। सूत्रों से खबर मिली है कि सेंटर 15% सब्सिडी दे रहा है, मतलब करीब किराए का 85% खर्च केंद्र वहन कर रहा है। सिर्फ 15% राज्य सरकारों को ही देना पड़ रहा है। इसके अलावा मजदूरों को फूड और सेफ्टी गियर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों पर ब्लेम बढ़ रही है, तो केंद्र सरकार तो राज्य केंद्र पर। इस तरह पूरे मामले में सियासत तेज है, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियों ने कहा है कि वो मजदूरों का किराया भरने के लिए तैयार हैं। चलिए, इस पर और खबर डिटेल के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ है। तो प्रकाश, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कल से ही आदान प्रदान हो रहा है, विपक्षी पार्टियां, सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्र और कुछ दूसरी पार्टियों में कहासुनी हो रही है, कई तरह के बयान आए हैं, और कांग्रेस अब कह रही है कि वो किराया भरेगी, जबकि एक सरकार की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन है कि वो वहन कर रहे हैं 85% तक किराया। तो पूरा मामला हमें बताएं।
देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए ट्रेन की घोषणा करने से उनको काफी राहत मिली है। काफी कम समय में वो अपने होम स्टेट पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों में रेलवे ने करीब 34 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत जो है वो की है। हालांकि जो किराया का मसला है उस पर काफी राजनीति हो रही है, उसकी वजह से काफी विवाद गहरा गया है। राज्य सरकारों ने रेलवे के एसओपी का हवाला देते हुए ये कहा है कि रेलवे ने ये कहा है कि किराया जो है वो जो मजदूर यात्रा कर रहे हैं उनसे वसूला जाए। इसको देखते हुए कई राज्यों ने, मसलन महाराष्ट्र सरकार ने जो नागपुर से लखनऊ के लिए जो ट्रेन चली है और जिसमें जिन मजदूरों ने यात्रा किया है उन्होंने किराया खुद चुकाया है। हालांकि कई राज्यों, मसलन बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों ने मजदूरों की तरफ से जो किराया है खुद देने की बात जो है वो की है। लेकिन इस मसले पर जो रेलवे मंत्रालय से जुड़े सोर्स हैं, सरकार से जुड़े जो सोर्स है, वो उनकी अगर बात माने और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रेन चलाने का जो टोटल कॉस्ट है उसका 85% जो है वो सरकार वहन कर रही है और महज 15% कॉस्ट जो है वही राज्य सरकारों को देने को कहा गया है। अब ये किराया जो है राज्य सरकारें जो है वो यात्री से लेते हैं, मजदूर से ले रहे हैं या फिर खुद से दे रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सिर्फ 15% हिस्सा है और ये कहना कि केंद्र सरकार जो है वो मजदूरों से किराया वसूल कर रही है, ये गलत है, क्योंकि रेलवे जो है वो मजदूरों को टिकट जारी नहीं कर रहा है बल्कि राज्य सरकारों को जारी कर रहा है। ये तो ही किराए की बात। लेकिन किसी भी राज्य में आप फंसे हैं और आपको यात्रा करना है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप जिस भी राज्य में हैं उसकी लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है और इसलिए आप हेल्पलाइन नंबर के जरिए खुद का रजिस्ट्रेशन कराएं। आप नोडल ऑफिसर्स को अप्रोच कर सकते हैं, जो शेल्टर्स बने हैं उसको अप्रोच कर सकते हैं। जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा आप यात्रा नहीं कर सकते। रेलवे जो है इस तरीके से खुद से अगर आप स्टेशन पहुंचते हैं तो भी आपको यात्रा की इजाजत जो है वो नहीं देगा। जी शुक्रिया। अप्रवासी से ट्रेन का किराया वसूले जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अप्रवासी मजदूरों को घर वापस लौटाने वाले दूसरे लोगों का किराया वहन करेगी। जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपया दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी, वह इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा CNBC आवाज पर। फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपके लिए है कमोडिटी कॉल।